नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के तकनीक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका जंटे में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक बड़ी खुशी होती है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार जिस पेशे से जुड़ा और वैसी अगर सफलता में कुछ जिम्मेदारी मिले तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा व्यक्ति के लिए कार्य क्षेत्र या कहें कि सौभाग्य नहीं हो सकता। आपके अनुसार ही जैसे आप चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, 2 बार आपको चांस मिला, दोनों बार, एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और दूसरी बार टेक्निकल एजुकेशन का, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आपके माध्यम से सारी प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और ये हमारी सरकार पूरी तरह बालिका शिक्षा, बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इन सब के लिए संकल्पित है। और जो आपने प्रश्न किया उसके संबंध में मैं अपना बताना चाहूंगा। ये निश्चित रूप से ये कि शिक्षा व्यवसाय से, शिक्षा प्रोफेशन से मैं जुड़ा रहा और कॉलेज शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में मैंने काम किया। 2010 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी थे, उन्हीं सरकार के दौरान मुझे चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का काम करने का मौका मिला और उन 3 वर्षों में मैंने स्कूल शिक्षा को भी नजदीक से देखा। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन 3 वर्षों में पूरे जो हमने एक नवाचार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किए वो आज भी अनवरत रूप से चालू है। और इसी रूप में जब मुझे इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला और एक नई राजनीतिक मैदान में मैं ये कहूंगा उसमें मेरे को मौका मिला और निश्चित रूप से आज मैं लोकदल के विधायक के रूप में सरकार में मुझे मंत्री बनाया गया है। उस रूप में मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है तकनीकी शिक्षा, स्वतंत्र संस्कृत शिक्षा के स्वतंत्र प्रभार के रूप में, तो मेरे लिए बड़ा गौरव का भी ये वह है विषय है मेरे लिए कि शिक्षा से जुड़ा रहा हूं और शिक्षा चाहे वो कोई सी भी शिक्षा हो उसको नजदीक से देखा है मैंने। तो मैं ये मानता हूं कि उस रूप में ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश है। बिल्कुल। और उस रूप में मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नवाचार, क्वालिटी एजुकेशन और इंजीनियरिंग शिक्षा की जो गिरावट अब हो रही है, जो प्रवेश जो विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है, उसको कैसे रोकें, प्लेसमेंट की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं, इनको लेकर के काम कर रहा हूं। देखिए, इनोवेटिव हर व्यक्ति होता है और इनोवेशन की गुंजाइश भी काफी होती है। आपने खुद ने कहा कि नवाचार की आवश्यकता है। अभी तो चलेगा, आपको एक जिम्मेदारी मिली है, सरकार के एक आप अंग है, लेकिन आपने देखा भी होगा एजुकेशन चाहे टेक्निकल हो, चाहे हायर हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, सबसे वास्ता होता ही है। और एक आप एजुकेशन में आपने एक लीडरशिप की भूमिका भी निभाई है। तो किस तरह की गिरावट देख रहे हैं आप, जिस गिरावट की आप बात कर रहे हैं? गिरावट, मेरा जो मानना है, गिरावट के रूप में मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारियों का एहसास, एक भूमिका, चाहे वो हम लोग हैं, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा मूल कारण है कि जिम्मेदारी का जो एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी की जो भूमिका निभानी चाहिए किसी भी स्तर पर, चाहे वो कर्मचारी हो, उसमें एक मैं ये मानता हूं वो जिम्मेदारी हम कहीं ना कहीं शायद नहीं निभा पाते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती है, मेरा ये मानना है। तो उस रूप में मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे वो मेरे वर्क से संबंधित हों, चाहे कहीं से भी संबंधित हों, कि अगर फील्ड में हम रहें, फील्ड में मॉनिटरिंग हम करते रहें, तो मेरा ये मानना है, मैं दावा कर सकता हूं कि चैम्बर से निकल करके कोई भी, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो कर्मचारी हों, कि जिनका जो काम है उसको जिम्मेदारी से निभा लें। तो मैं कह रहा हूं हमारी सरकार का जो गुड गवर्नेंस जो माननीय मुख्यमंत्री लेके चल रहे हैं कि आम जन को, आम आदमी को कैसे राहत मिले, कैसे तुरंत उसको सेवाएं मिलें, वो मकसद जो है हमारा पूरा हो पाएगा। आपने कहा क्लास और अपनी जिम्मेदारी समझने की बात है इसमें, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स भी हो, या फिर जो भी, क्योंकि देखिए ये एक भावी पीढ़ी को तैयार करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और अगर इसमें कहीं कोई कमी रहती है तो हम एक पीढ़ी को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी का जो एहसास वैसे होना चाहिए कि मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो पाती है? मुझे भी अफसोस होता है। और उस रूप में मैं जैसे, चाहे मेरे को चुरू का प्रभार दिया गया है और भरतपुर जिले का, मैं भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक हूं, इसके अलावा कहीं भी जाने का मौका मिलता है तो मैं ये कोशिश करता हूं कि फील्ड में घूमिए, ऑफिस में जाइए, देखिए। मैं नहीं कहता कि एक बार लोगों को मोटिवेट भी करिए, उन लोगों को जो जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं या उस मुस्तैदी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि भाई आप मोटिवेट भी करें,
मैं चाहे वो मंत्री हूं तो भी, चाहे ऑफिसर जो जा रहे हैं फील्ड में, और लोगों को जो काम करने वाले जो काम कर रहे हैं वो लोग उनको मोटिवेट करें। मोटिवेशन के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो हमको सजग होकर के उनके मतलब उन कार्यों पर निगरानी रखनी चाहिए, और अगर बिल्कुल ही जब चीजें नहीं आती है तो फिर एक्शन भी सरकार को, हम सबको लेना चाहिए, ऑफिसर्स को। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, और मेरा ये दावा कर सकता हूं, चाहे वो जिला प्रशासन का मामला हो, चाहे वो हमारी शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे वो पटवार घर का मामला हो, चाहे वो तहसीलदार लेवल का मामला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का मामला हो, अगर जो ऑफिसर्स हैं वो जाकर के दौरे करें गांव के ऑफिसेज के, जो उनके अधीन ऑफिसेज काम कर रही हैं, उनमें देखें आमजन कैसे परेशान हो रहा है, कैसी लाइन में लग रहा है, तो मैं समझता हूं बहुत कुछ अपने आप सुधर जाएगा। आपके पास में जो जिम्मेदारी है, क्योंकि बेरोजगारी आज न केवल राजस्थान और भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी, ये कहें कि परेशानी का एक कारण है, और सरकारें चाह करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि एक उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन आपका जो विभाग है एक बड़ा एम्प्लॉयर बन सकता है, बना हुआ है, तो इसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अभी देखिए, जहां तक टेक्निकल एजुकेशन का सवाल है, न केवल टेक्निकल एजुकेशन में बल्कि हम संस्कृत शिक्षा में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए जी। तकनीकी शिक्षा को लेकर के हमने मीटिंग की, और उसके माध्यम से हमने प्रिंसिपल्स को बुलाया, और जो हमारे तकनीकी शिक्षा निदेशालय के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया, और हम शीघ्र ही आने वाले समय में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उसके साथ बैठक करने जा रहे हैं, पीएचडी चैम्बर्स उसके साथ बैठक करने जा रहे हैं। और हमारा फोकस है कि जो हमारे कैंपसेज हैं, जो राजस्थान में जो कैंपसेज हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के कैंपसेज हैं, चाहे वो टेक्निकल हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके जो कैंपसेज हैं, उनमें प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा करके पूरा एम्फेसिस प्लेसमेंट पर देते हुए, और वो जो प्लेसमेंट सेंटर्स हैं वो कैरियर काउंसलिंग का भी काम करें, वो एडवाइजिंग का भी काम करें हमारे स्टूडेंट्स का। और इसके अलावा हम डाटा भी इस तरह का अपलोड करने की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर वो डाटा अवेलेबल रहे ऑनलाइन कि किस स्टूडेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके खुद के कितने उसने नए कुछ प्रोजेक्ट्स उसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहते हुए बनाए हैं। तो वो डाटा अगर ऑनलाइन होगा तो जिस कंपनी, जिस कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस को जरूरत है वो देख सकता है। इस पे हमने अधिकारियों को, मैंने खुद ने निर्देश दिए। इसका डबल बेनिफिट होगा कि तो स्टूडेंट को खुद को भी अपनी स्किल जो है वो सामने वाले के भी काम आ सके। लेकिन आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया था कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आईटीआई को उन्होंने काफी बढ़ावा दिया कि देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मेरी राय है जी, एज ए मिनिस्टर मैंने महसूस किया जी, और उस रूप में यह है कि आईटीआई जैसे यूथ अफेयर्स में आता है, स्किल डेवलपमेंट यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री में, टेक्निकल एजुकेशन में केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा लेबर एक डिपार्टमेंट है, वो अलग है। तो इसमें क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर हों उस रूप में, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हुए, और इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी स्किल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारी सरकार ने भी शुरू किए हैं, पहले से भी चल रहे हैं, यानी पिछले 15-20 साल से भी इस तरह के कोर्सेज आए। तो वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज के माध्यम से को ट्रेनिंग देते हुए तो उनका यूज किया जा सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, वो अभी भी है, लेकिन उस तरह का काम स्किल जो ये जो आईएलडी जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई गई है, अभी उसमें काफी गुंजाइश है। मेरी खुद उनके वाइस चांसलर पवार साहब से चर्चा हुई थी और हमने एक मीटिंग भी की है उनके साथ। मैंने भी उनको अनुरोध किया है कि भाई आप इन चीजों को लेकर के चलें। तो एक नई शेप, पिछली बार जो सरकार की आप बात कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, कोई फोकस नहीं था टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजों पर या पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर। मैं नहीं समझता कोई नवाचार, एक स्किल जो डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई, लेकिन उसमें जो होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, मेरा ये मानना है। तो दूसरे विभाग का मामला है तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैं टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर रहा हूं, अब पॉलिटेक्निक कॉलेजों की बात कर रहा हूं, जिस तरह का प्लेसमेंट और हो सकता था उनके लिए, और इस तरह के नवाचार के कोर्सेज लागू किए जा सकते थे,
उनकी मॉनिटरिंग हो सकती थी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में नो डाउट मैं ये मानता हूं कि पूरे राजस्थान में क्या काफी ये नॉर्दर्न स्टेट्स है उनमें गिरावट आ रही है, क्योंकि बहुत मशरूम ग्रोथ कर दी गई इंजीनियरिंग कॉलेजों की, अब स्टूडेंट्स नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा धौलपुर में पूर्ववर्ती सरकार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया, लेकिन उसी सरकार ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं है। क्योंकि वजह क्या है कि इंजीनियरिंग की तरफ उसके देखिए जो मैं स्टूडेंट की साइकिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जो भी तकनीकी शिक्षा स्टूडेंट ग्रहण करना चाहता है, सामान्यतः वो बड़े शहर में जाना चाहता है, छोटी जगह पर जाने में उसकी कम रुचि रहती है। यहां जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करता हूं, जयपुर में हमारे फुल सीट रहती है और मांग है जयपुर जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और खोले जाएं, लेकिन छोटी जगह से कोई मांग नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से है कि हम केवल जनरल एजुकेशन ही नहीं, हायर एजुकेशन ही नहीं, तकनीकी शिक्षा को भी भाई रिमोट एरियाज में, पिछड़े हुए इलाकों में पहुंचाएं। और जन घोषणा पत्र में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा महिला शिक्षा के जहां तक है तकनीकी शिक्षा के लिए, कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो है विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाए। तो वो उसी जगह में है, क्योंकि आज बालिका दिवस भी है, अल्टीमेटली बालिका ही बढ़कर के महिला बनती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि महिला तकनीकी शिक्षा को भी प्रमोट करने के लिए ये जो जन घोषणा पत्र में जो किया गया, शामिल किया गया, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। तो हमारा फोकस वहां भी है, लेकिन फिर भी इस बात की हम रिव्यू कर रहे हैं और एक न्यू टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की एक नई तकनीकी को, अभी तक तकनीकी शिक्षा नीति कभी नहीं बनी मेरी जो जानकारी है। तो चलिए गर्ग साहब आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और जानेंगे कि कैसी बनेगी तकनीक शिक्षा की नीति जो पहली बार राजस्थान में लागू होगी। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के तकनीक शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग साहब। गर्ग साहब, अभी आपने जिक्र किया कि पहली मर्तबा प्रदेश में तकनीक शिक्षा नीति बन रही है, तो किस तरह से बनेंगे, किस स्टेट में बनी हुई है जिसे आप अपना रहे हो, या फिर वहां की नीति है उसको भी एग्जामिन करके आप नई तरीके से उसे देखिए ये मेरा अपना एक विजन है। अभी निर्देश दिए गए अधिकारियों को जहां जहां टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी अगर कोई है तो उसको मंगाइए, तो उस पर स्टडी करिए। और मेरा एक विजन शुरू से ही रहा है और उस रूप में मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे दिमाग में केंद्रित बिंदु जो रहता है वो स्टूडेंट रहता है, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो चाहे टेक्निकल एजुकेशन का। जहां तक मेरा विभाग का संबंध है कि टेक्निकल एजुकेशन में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और जिसका एकमात्र लक्ष्य रोजगार लेना है, टेक्निकल एजुकेशन का व्यक्ति का चाहे स्वयं रोजगार लेना है। और मैं बताना चाहूंगा हमारा फोकस ये रहेगा कि जैसा कि आपने बताया कि सरकारी सेवा में कोई भी सरकार सारे जो युवक हैं, यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसको रोजगार मुहैया नहीं करा सकता। तो हम ये चाहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कुछ ऐसे अवसर कैसे डेवलप किए जाएं, तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन में उन पर फोकस करते हुए और उसमें उन स्टूडेंट्स को जो टेक्निकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेटेड होके आ रहे हैं और अगर वो वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस मतलब उन्होंने नए नवाचार किए स्टूडेंट्स के स्टडी के दौरान, तो उनको सरकारी स्तर पर क्या रियायत हम दे सकते हैं, वो रियायतें क्या और सुविधाएं सरकार दे सकती है, उस रूप में उन स्टूडेंट्स को लोकल नीड्स के आधार पर भी कुछ इस तरह की कुछ टेक्निकल कोर्सेज उनको उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि उन यूथ को जो टेक्निकली ग्रेजुएट होकर आ रहा है उसको वहां स्थानीय लेवल पर कुछ रोजगार मिल सके। ये फोकस रहेगा। दूसरा फोकस जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल को कैसे प्रभावी बनाया जाए। केवल थ्योरेटिकल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, लेबोरेटरी बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है टेक्निकल का वो डेवलप किया जाएगा। और उसके लिए हम इंटरेक्शन करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के साथ कि इंडस्ट्रीज और एकेडमिशियंस मिलकर के, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस मिलकर के इस तरह का कोर्स करिकुलम तैयार करें, उसको हम लॉन्च करें, ये हमारा प्रयास है। और उसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आने वाले समय में हम जल्दी ही इसका एक ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और तैयार करेंगे। लेकिन पहले मैं प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज करवा रहा हूं विभाग के तौर पर हम क्या कर सकते हैं और उसके आधार पर एक फोकस होना चाहिए। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जब मैं चेयरमैन था, हमने स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र बनाए, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान, और विद्यार्थी सेवा केंद्र इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आज भी
संभागीय मुख्यालयों के अलावा और भी फिर बाद में कई जिलों में भी। इसी पूर्ववर्ती सरकार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री ने जब विद्यार्थी सेवा केंद्र हम बना रहे थे तो निर्णय की हमारी की आलोचना की थी कि साहब ये बोर्ड का विखंडन कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि बोर्ड का विखंडन नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड का विस्तार कर रहे हैं, ये विखंडन नहीं है। बोर्ड की सेवाओं को आम विद्यार्थी के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास है। और देखिए फिर सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने बाद में खुद ने खोले। बड़ा तो कोई भी अच्छा निर्णय हो, चाहे किसी भी सरकार का हो, हमें उसको लागू करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और उसमें ये बात अक्सर उठती है कि सरकार बदल जाती है, पिछले कुछ साल से ये सिलसिला चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण के उसमें भी कहा था कि ये गलत परंपरा है, जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है कि योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण धन्यवाद पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आपने देखा होगा। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था जो अच्छी चीजें हैं हम उसको वो करेंगे, लागू करेंगे। और तो इस रूप में, और इस सरकार का कहीं मंशा नहीं है कि भाई जो अच्छी योजना है, लेकिन उन योजनाओं में जो खामियां हैं, उस योजना को आम, जिस पर्पज के लिए योजना बनाई गई है, उस आम आदमी के उद्देश्य को, हित के उद्देश्य को पूरा कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। उससे प्रॉब्लम कितनी हो गई है, कागजी कारणापूर्ति कितनी करनी पड़ती है। एक भामाशाह कार्ड बनवाने के लिए बताइए, भामाशाह कार्ड की कहां जरूरत थी, भामाशाह कार्ड की भाई पहले से ही चल रही है, उसको खास सुरक्षा से जोड़ दिया। गरीब लोगों के, आम जन के खास सुरक्षा में नाम जोड़ पाते हैं। तो आप सिस्टम को करें तो ट्रांसपेरेंट करें, ऐसा प्रूफ सिस्टम करें जिससे हमारे आम आदमी को, आम गरीब को, किसी भी वर्ग का हो, उसको राहत मिल सके। ट्रांसपेरेंसी की बात बहुत बार उठती है कि वास्तव में हमारे सिस्टम में अभी आवश्यकता है इसकी, आजादी कितने साल बाद भी हम ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सके। देखिए आईटी में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक आईटी क्रांति की, और जब उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई थी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उस आईटी का योगदान था, उस क्रांति का योगदान था, आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं जहां हर तरफ हम इस चीज का यूज कर रहे हैं। और ये जरूरी है, कोई भी सरकार है इसको नकार नहीं सकती। उसी आईटी का इस्तेमाल करते हुए उसको फुल प्रूफ सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी भी हो पूरी तरह, और जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके विरुद्ध भी पर्याप्त सुरक्षा आम आदमी को दी जाए, तो वो भी बहुत जरूरी है, वो भी जिम्मेदारी है। तो जिससे कि कोई व्यक्ति अपने को ठगा सा महसूस नहीं करते। आजकल हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं कि इतनी होने के बावजूद भी खूब हमारे आम जन ठगी में भी आ जाता है। तो उस रूप में ये हमारा मानना है कि अभी ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, और हमारी जो वर्तमान सरकार है इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, बिल्कुल संवेदनशील और पारदर्शिता के साथ। सिस्टम में कहीं भी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं तो इसका बहुत पक्षधर हूं कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए जिससे कि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। टेक्निकल एजुकेशन में विमेन्स को लेकर अलग से कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको बताया विमेन टेक्निकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटेक्निक कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खोले जाएंगे। 5 वर्ष का हमारा ये घोषणा पत्र है, उसमें फेजेस में हम जो है कोशिश करेंगे कि हर वर्ष कम से कम 5-5, 6-6 कॉलेजेस जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं, जिसमें कि हम लोकल नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्सेज दिए जाएं उन महिलाओं को जो वही उनको उसका स्वरोजगार या रोजगार मिल सके। उनको इस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह का कोर्स करिकुलम डिजाइन किया जाए। इसके लिए हमारी इंडस्ट्रीज के साथ जो हम चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। तो उस रूप में बिल्कुल, और मेरा तो मानना है कि महिला तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। प्लेसमेंट की एक बात जो अक्सर चलती है, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज और इन्हीं के लिए प्लेसमेंट का मतलब ही तभी से ज्यादा प्रचलन में आया है। तो ये तो आपने बताया कि हम कंपनी से भी बात करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो इस तरह का होना चाहिए, वो इसीलिए मैंने कहा ना, जो कोर्स करिकुलम डिजाइन किया जाए, हाँ भाई नो डाउट एआईसीटी की प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है, उनका भी डायरेक्शंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ में एआईसीटी भी कहती है कि इंडस्ट्रीज के इंटरेक्शन के साथ वो कोर्स करिकुलम तैयार किया जाए। इस तरह के कोर्स में मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, तो उन मॉड्यूल्स के आधार पर अभी उसकी कमी है। हाँ, कमी है, काफी कमी है, काफी कमी है। और उस कमी को 2 तरह से है, कुछ तो हम भर्ती कर रहे हैं जल्दी, उस प्रक्रिया को पूरी करें, टीचर्स की कमी नहीं रहे, उसके लिए भी कैलेंडर बनवाने की बात है कि भर्ती को प्रक्रिया को जल्दी से पूरा किया जाए और हमारे कॉलेजों में पूर्णतः भर्ती, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहां भर्ती हो जाए। और इसके अलावा इस पर पूरा फोकस है कि इंक्यूबेशन सेंटर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर काम कर रहे हैं उनकी प्रभावशीलता और बढ़ाई जाए। जी, संस्कृत भी आपके पास में, इसे वेद विज्ञान का ग्रंथ बताया जाता है और आयुर्वेद के लिए भी उसी को बताते हैं। तो
इसे किस तरह से अभी जैसा राजस्थान में होना चाहिए, जबकि ये कहा जाता है कि राजस्थान में कई ऐसे संभाग हैं, एरिया हैं जो संस्कृत का खजाना है जहां पे। आपका कहना सही है। मैं फिर वही बात करना चाहूंगा, जन घोषणा पत्र में आपने देखा होगा, पढ़ा है, उसमें सीधी सी बात की गई, संस्कृत शिक्षा का प्रोत्साहन किया जाएगा, इसको और लोकप्रिय बनाया जाएगा। और उसमें हमने अभी निर्देश दिए संस्कृत एजुकेशन के अधिकारियों को कि कुछ इस तरह के कोर्सेज जो कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो कोर्सेज पर फोकस किया जाए और वहां भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। जैसे एक मीटिंग में मैंने कहा था कि भाई जन्म पत्री बनवाते हैं, हर व्यक्ति जो भी चाहता है, तो वो क्यों नहीं इन कॉलेजेस में, संस्कृत कॉलेजेस में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहीं एक सेंटर बना दो। उसको ज्यादा कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर दे दो और उस बच्चे को, इवन मैं तो ये चाहूंगा आने वाले समय में हॉस्पिटल्स में ही इस तरह के सेंटर हो जाए कि उसको जन्म प्रमाण पत्र ले लो ना, एक जन्म पत्र और गिफ्ट सरकार की तरफ से दे दी जाए बना करके। जैसे बच्चा जन्म ले, टाइम होता ही है, और वहां एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दी जाए और मैं समझता हूं एक गिफ्ट जो है, जो भी बच्चा फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, उसकी जन्म पत्री दे दी जाए। तो मैं समझता हूं उससे भी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, संस्कृत शिक्षा के जो लोग हैं। तो इस पर काम किया है भी जो है, और मैं समझता हूं आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से तकनीकी शिक्षा को, संस्कृत शिक्षा को एक नया स्वरूप देते हुए, रीशेप करते हुए और उसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाते हुए और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हुए प्लेसमेंट की संभावना को बढ़ाएं, इस पर हमारे विभाग का पूरा फोकस है। मेडिकल भी आपके पास में स्वतंत्र नहीं, लेकिन आप अटैच मिनिस्टर हैं। स्वाइन फ्लू या दूसरी बीमारियों को लेकर के वास्तव में बीमारी से निपटने से ज्यादा सियासत होती है, और पहली मर्तबा नहीं देख रहा हूं मैं, जब भी सरकार बदलती है तो ये सियासी पारा चढ़ता ही है। देखिए, इन चीजों में कभी सियासत नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर सियासत नहीं करते और पूरा विभाग मुस्तैदी के साथ, चाहे वो हमारे कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा जी, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी 2 बार मीटिंग ले चुके हैं हाई पावर्ड कमेटी की, जिसमें एक बार तो मैं खुद उपस्थित था। इसके अलावा जो मंत्री जी कई बार दौरे कर चुके हैं, मैं स्वयं दौरे करके आया हूं, देखा है चीजों को, हिदायत दी जा रही है, काफी टीमें बनाई गई हैं जो ऑब्जर्वेशन कर रही हैं, जा करके देख रही हैं, टेस्ट कराए जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, आप इसको अगर डाटा से भी देखें ना, जितने टेस्ट अब की बार कराए गए वो काफी अधिक संख्या में कराए गए और इसलिए वो आंकड़ा ज्यादा आ रहा है। और ये निश्चित रूप से ऐसी बीमारी है जिससे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ज्यादा काम करते हैं, एक बात। और दूसरा क्या है कि सरकार ने इस चीज को काफी मुस्तैदी गंभीरता से लिया और स्कूलों के माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जा चुका है और पूरे विभाग को मुस्तैदी के साथ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो संभागीय स्तर पर है, उनको हिदायत दी गई है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। इसके बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विभाग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आपने राजनीति को चुना है, हालांकि राजनीति आपके लिए कोई नई बात नहीं है, वो चाहे शिक्षा जगत में की हो या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आपका रहा। अभी आपने एक सीधी पारी इलेक्टोरल इलेक्शन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नाते आप एक अपनी भूमिका लेके आए, पहली मर्तबा ये हुआ है। तो क्यों आवश्यकता, मतलब क्यों आप अचानक ये रहा कि चुनाव भी लड़ना चाहिए? चुनाव में केवल मेरा स्पष्ट एक उद्देश्य रहा जी। 2013 में भी कुछ संभावनाएं बनी थी, जब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने की। 2014-15 में जब मैं क्षेत्र में घूमता था, चेयरमैन के रूप में भी जब मैं भरतपुर के दौरे किया करता था, लोगों की स्थितियों को देखा, गांव में घूमता था, स्कूलों की पोजीशन सबको देखा, मेडिकल हेल्थ की पोजीशन देखी, तो एक मन में था और बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, मेरे लिए जो राजनीति है और यह मंत्री पद भी जो मुझे आज मिला है, ये इट्स नॉट ए जॉय, इट्स अ फीलिंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये उत्तरदायित्व और दायित्व का मेरे को एहसास कराता है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपके माध्यम से, और इन 5 सालों में मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि राजनीति मेरे लिए एक तरह से एक सेवा का अवसर है। और इसलिए पारिवारिक रूप से भी आपसे कह सकता हूं मैं कि मैं 2 पुत्रियों का पिता हूं, दोनों पुत्रियों की शादी हो चुकी है, भगवान की कृपा से दे आर वेल सेटल्ड, 2 जने हैं हम, मैं और मेरी वाइफ। और स्पष्ट रूप से मकसद भी वही है कि ऊपर वाले ने इतना मेरे को किस्त दिया
जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं, तो उसके पीछे स्पष्ट रूप से मंशा, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कितना कर पाऊंगा अभी नहीं कह सकता, लेकिन मन में बिल्कुल इच्छा है कि जो छोर पर बैठा हुआ है व्यक्ति, आम आदमी, उसको कैसे राहत दे सकूं, जहां तक मेरी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो विधायक के रूप में और चाहे मंत्री के रूप में, और विभाग के अधिकारियों से भी मैं कहता हूं, अन्य विभाग के अधिकारियों के जब दौरे पर जाता हूं उनसे भी कहता हूं, और उनकी आत्मा को झकझोर करने का जरूर प्रयास करता हूं कि भाई किसी से मत डरो, ऊपर वाले से डरो। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप मकसद में जरूर कामयाब हो, क्योंकि समाज में जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों को मिलती है। वो जिम्मेदारी को उसी अंदाज में निर्वहन करें कि वास्तव में इसका एहसास हो रहा है और हम कर्तव्य के रूप में काम लें। जरूर आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, और एक विजन और एक हमारी ड्यूटी जो होती है उसे अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से वक्त कब निकल जाता है और हम क्या कर बैठते हैं। लोग कहते हैं कि वास्तव में कोई ऐसा भी एक भामाशाह या फिर कहें कि कर्तव्य निष्ठा करने वाला कोई मिनिस्टर बना था। ये होना चाहिए, और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा जन टीवी परिवार की ओर से कि आप जरूर मकसद में कामयाब होंगे, और निश्चित रूप से आपका जो डेडिकेशन हमने देखा है एजुकेशन में, वो निश्चित रूप से आप उसे फलीभूत करेंगे, उसी तरह से अपनी कार्य योजनाएं बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक मुलाकात में गर्ग साहब के साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।